नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। अपनी पिछली वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक में से पाठ रीढ़ की हड्डी के प्रश्नोत्तर लेकर आई थी। अपनी उस वीडियो में मैंने इस पाठ के आधे ही प्रश्न उत्तर आप लोगों को करवाए थे। आधे ही प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको समझाए थे। आज मैं अपनी इस वीडियो में इसी पाठ के यानी कि रीढ़ की हड्डी पाठ के जो बाकी प्रश्न उत्तर हैं वो आज आप लोगों को करवाने जा रही हूँ। अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसी पाठ के पहले 6 क्वेश्चन आंसर किए थे, प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम इस वीडियो में प्रश्न 7 से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है? रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या है? जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसके अभाव में या कमजोर होने पर मनुष्य सीधा नहीं हो सकता। व्यक्ति को सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती आवश्यक है। प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि रीढ़ की हड्डी जो पाठ है उसके शीर्षक, जो उसका शीर्षक दिया गया है उसकी सार्थकता आपने स्पष्ट करनी है, यानी कि वो शीर्षक कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक सही है अपने पाठ के अनुसार। तो उत्तर वो क्या कहता है कि जिस प्रकार मानव शरीर में यानी कि मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी, जिसे हम इंग्लिश में बैकबोन कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर मनुष्य की बैकबोन में किसी तरह या रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मुश्किल हो जाए, तो व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो सकता और ना ही वो सीधा बैठ सकता है। तो वो कहता है कि मनुष्य को सीधा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती आवश्यक है, यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो मजबूत होनी आवश्यक है। उसी प्रकार वो क्या कह रहा है कि समाज में नारी का रीढ़ की हड्डी जैसा महत्वपूर्ण स्थान है, कि हमारा जो समाज है, भारतीय समाज जो है, उसमें नारी का जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नारी की, और उसे रीढ़ की हड्डी की तरह माना गया है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के लिए सीधा खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार जो हमारा समाज है उसमें नारी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज की बैकबोन को कमज़ोर करता है, कि अगर समाज में नारी को सही स्थान नहीं दिया गया, उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, तो समाज की जो बैकबोन है, समाज की जो रीढ़ की हड्डी है, वो कमज़ोर हो जाएगी, यानी कि हमारा समाज कमज़ोर हो जाएगा। नारी की उन्नति तथा समाज में उचित स्थान दिए बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता। कि क्या कहा जा रहा है कि नारी की उन्नति भी बहुत आवश्यक है समाज में, और उसे समाज में अगर उचित स्थान नहीं दिया जाएगा तो समाज मजबूत नहीं बनेगा। उमा के विवाह के लिए राम स्वरूप जो रिश्ता तय करते हैं, उस लड़के की कमर भी झुकी रहती है, उसकी शारीरिक बनावट भी बहुत अच्छी नहीं दिखती। यानी कि उमा के पिता ने उमा की शादी के लिए जिसका रिश्ता खोजा था, उस लड़के की कमर झुकी थी और उसकी शारीरिक बनावट भी अच्छी नहीं थी, और ऐसा लगता था कि मानो उसकी बैकबोन है ही नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो झुकी हुई है। और इसके अलावा जो शंकर का चरित्र है वो भी कमज़ोर है, यानी कि वो भी अच्छा नहीं है, और उसे भी यही कहा गया है कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक पूर्णतः सार्थक है, यानी कि हम पाठ को अगर पढ़ते हैं तो पाठ में उसके शंकर के चरित्र को देखते हैं, तो उसके चरित्र को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस पाठ का शीर्षक जो रखा गया है रीढ़ की हड्डी,
वो पूरी तरह से सार्थक है, यानी कि पाठ के अनुरूप ही इसका शीर्षक भी रखा गया है। क्योंकि जो शंकर है वो उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो अगर समाज में अच्छा चरित्र वाला मनुष्य नहीं है तो समाज की बैकबोन भी कमज़ोर होगी। तो इस प्रकार से इसका जो शीर्षक रखा गया है वो पूरी तरह से सार्थक है। प्रश्न 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे इस एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? यानी कि आपने पूरा पाठ पढ़ा, तो उस पाठ के आधार पर आपने किसे इस एकांकी का मुख्य पात्र माना, यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो कौन सा है और क्यों? उत्तर क्या है? रीढ़ की हड्डी एकांकी में मुख्य पात्र है उमा, क्योंकि जो सारी एकांकी है वो उमा के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और उमा ही उसमें दृढ़तापूर्वक हर परिस्थिति का सामना करती हुई दिखाई देती है। वह एकांकी की नायिका है। यद्यपि एकांकी में पूरा समय छाए रहने वाले पात्र है राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद। हालांकि एकांकी में जो पूरा समय जो पात्र घूमते रहते हैं वो है राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद, लेकिन फिर भी एकांकी की जो नायिका है वो उमा ही है। परंतु वे एकांकी के प्रमुख पात्र नहीं है, यानी कि जो राम स्वरूप है और गोपाल प्रसाद है वो एकांकी के मुख्य पात्र नहीं माने जाते। एकांकी का नायक वही होता है, यानी कि किसे एकांकी का हम नायक मानते हैं, किसे मुख्य पात्र मानते हैं। 3 उसकी बातें बताई गई हैं। सारी कथा के मूल में हो, यानी कि उसकी जड़ में, कथा की जड़ में वही पात्र छाया हो, यानी कि पूरी की पूरी जो कहानी है, जो एकांकी है, जो भी है वो उसी पात्र के इर्द गिर्द घूमती हो। जो फल का भोगता हो, यानी कि सारी कथा का सार उसी के ऊपर आकर रुक जाए। नंबर 3, जो अपनी गति से एकांकी को मोड़ देता हो और प्रभावित करता हो, यानी कि उसी के कारण ही पूरी एकांकी जो है वो सही रूप में चल सके और वो पूरी एकांकी को प्रभावित करता हो। रीढ़ की हड्डी के मूल में 2 मुख्य पात्र हैं, शंकर और उमा। अब इसमें 2 मुख्य पात्र माने जाते हैं, शंकर और उमा, क्योंकि सारी की सारी एकांकी जो है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। सारी कथा इन्हीं के विवाह के इर्द गिर्द बुनी गई है। चाहे ये दोनों पात्र प्रत्यक्ष रूप से पूरा समय मंच पर ना हो, किंतु वे चर्चा के मूल में रहते हैं। कहता है कि चाहे ये दोनों ही पात्र प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि असल में वो सामने ना हो, लेकिन फिर भी राम स्वरूप जब बातें करते हैं, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद, तब भी उन्हीं के बारे में चर्चा होती है। अतः यही मुख्य पात्र हो सकते हैं। पुरुष प्रधान समाज में दुल्हा अर्थात शंकर प्रमुख पात्र हो सकता है, किंतु वह अत्यंत दुर्बल और चापलूस है। इसलिए उमा चमकते सूरज की भांति एकाएक अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती है। कहते हैं कि शंकर को हम मुख्य पात्र मान सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही चापलूस है और बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन जो उमा है वो एक उगते हुए सूरज की भांति सारे अंधकार को ख़त्म कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है, यानी कि ख़त्म कर देती है, तथा गोपाल प्रसाद और शंकर को उखाड़ कर रख देती है। वह थोड़े समय आकर भी पाठकों के चित्त पर स्थायी प्रभाव जमाती है, यानी कि कुछ समय के लिए वो एकांकी में आती है, लेकिन फिर भी पाठकों के दिल में छा जाती है और एकांकी की कथा में एकाएक मोड़ ले आती है। इसलिए हम उसे प्रभावशाली प्रमुख पात्र कह सकते हैं। एकांकी का फल विवाह का ना होना भी उसी पर पड़ता है, इसलिए उमा हर तरह से रीढ़ की हड्डी की मुख्य पात्र है, यानी कि उमा को ही इस एकांकी का मुख्य पात्र माना जा सकता है। गोपाल प्रसाद को भी कह सकते हैं, लेकिन वो खलनायक का काम करता है, इसलिए उसे हम इसका मुख्य पात्र नहीं कह सकते और उमा को ही मुख्य पात्र मानेंगे। प्रश्न 9, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। यानी कि राम स्वरूप का चरित्र कैसा है और गोपाल प्रसाद का चरित्र कैसा है, ये आपने एकांकी के आधार पर बात बताना है। अपने मन से कुछ नहीं लिखना, बल्कि एकांकी के आधार पर आपने इसको बताना है। उत्तर, रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही मुख्य पात्र हैं।
वे एकांकी के अधिकांश भाग में उपस्थित रहते हैं, यानी कि अधिकतर भाग में वो दोनों ही रहते हैं। और उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है राम स्वरूप। इस एकांकी में मुख्य पात्र है। वे आधुनिक विचारों को महत्व देने वाले तथा उच्च शिक्षा के समर्थक हैं, यानी कि वो आधुनिक विचारों वाले हैं और उच्च शिक्षा के समर्थक है, इसीलिए वो अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाते हैं। वे अपनी बेटी उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। वे उसके विवाह को लेकर चिंतित दिखते हैं। वे गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से उसकी शादी तय करते हैं। जब लड़की की उम्र शादी योग्य हो जाती है तो उसके पिता का स्वाभाविक ही है चिंतित होना। तो उसी प्रकार गोपाल जो राम स्वरूप है वो भी अपनी बेटी को लेकर चिंतित रहते हैं और गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर के साथ उसकी शादी तय करते हैं, यानी कि उसकी बातचीत चलाते हैं। वे गोपाल प्रसाद की मनोवृत्ति जानकर उमा की शिक्षा की बात छिपाते हुए परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। गोपाल प्रसाद की मनोवृत्ति जानकर, यानी कि उसके मन की बात को जानकर कि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, तो वो जब इस बात को जान लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि उमा की शिक्षा की बात को छिपा लेते हैं और परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं कि मुझे उमा की अधिक पढ़ी लिखी होने की बात उन्हें नहीं बतानी है। आगे है गोपाल प्रसाद। पेशे से वकील हैं पर शिक्षा के मामले में दोहरी राय रखते हैं। जो गोपाल प्रसाद हैं वो वकील हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में उनकी दोहरी राय है। दोहरी राय यानी कि दो तरह की वो बातें सोचते हैं। वे उच्च शिक्षा लड़कों के लिए तथा लड़कियों के लिए कम शिक्षा के पक्षधर हैं। दो बातें कौन सी हैं कि लड़कों के लिए तो वो उच्च शिक्षा चाहते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए वो कम शिक्षा चाहते हैं। वो उनका कहना ये है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। वे शादी जैसे मामले को भी बिजनेस मानते हैं। शादी को भी बिजनेस मानते हैं, ऐसे स्वभाव के हैं। वे दहेज के लालच में अपने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से भी करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेंगे अपने बेटे की तो उन्हें दहेज बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, इसलिए वो कम पढ़ी लिखी बेटी से लड़की से अपने बेटे की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये थी दोनों के चरित्र की विशेषताएं राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद के। प्रश्न 10, इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि ये एकांकी क्यों लिखी गई है, इसको लिखने का क्या उद्देश्य है? उत्तर, रीढ़ की हड्डी उद्देश्यपूर्ण एकांकी है, यानी कि पूरी जो एकांकी है ये वो उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना, कि नारी की जो शिक्षा है उसे समाज में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। हमारा समाज नारी शिक्षा को महत्व नहीं देता, इससे पुरानी पीढ़ी की सारी व्यवस्थाएं टूटती हैं, उनके आसन हिलते हैं, उनका दबदबा समाप्त हो जाता है। यानी कि समाज नारी की शिक्षा को महत्व इसलिए नहीं देता कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, यानी कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं टूटती हैं, यानी कि उनका जो पहले से चली आ रही परंपराएं हैं वो टूट जाती हैं। उनके आसन हिलते हैं कि घर पे उनका राज था तो वो ख़त्म हो जाएगा, उनका दबदबा समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो शिक्षा को महत्व नहीं देते। सास ससुर अपनी मनमानी के बल पर घर चलाते हैं। वे हर हालात में अपना अहंकार पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, यानी कि उनके अंदर जो ईगो है वो चाहते हैं कि हर हाल में उनका ईगो पूरा हो। वे चाहते हैं कि उनकी होने वाली बहू उनकी गुलाम हो, उनके हाथों की कठपुतली हो, जिससे वे मनमानी सेवा ले सके तथा अपनी सनक चला सके। यानी कि उनको एक बहू नहीं चाहिए, बल्कि उनको एक गुलाम चाहिए जो उनके हाथों की कठपुतली बने, उसे अपने हाथों से वो नचा सके और जैसी सेवा उससे लेना चाहते हैं वैसी ही सेवा वो उससे ले सके। इसलिए वे कम पढ़ी लिखी बहू को चाहते हैं और पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं करते।
वे आने वाली बहू की इच्छा को नखरे मानते हैं। उनकी ये सोच जो है वो दकियानूसी है। उनकी सोच क्या है कि आने वाली की बहू अगर कोई अपनी इच्छा जाहिर करेगी तो वो उसके नखरे हैं, और उनकी जो सोच है वो दकियानूसी है, बहुत पुरानी है। लेखक समाज की इसी दकियानूसी सोच पर आघात करके लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना चाहता है, और लेखक ने लोगों की इसी घटिया सोच पर आघात किया है, यानी कि हमला किया है, और लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है, करना चाहता है कि जो नारी है उसकी शिक्षा कितनी उचित है, कितनी महत्वपूर्ण है। और वह ये काम कैसे करना चाहता है? उमा के माध्यम से। वह उमा के माध्यम से कहना चाहता है कि बहुएं कुर्सी मेज की तरह बिकाऊ नहीं होती, यानी कि वो सामान नहीं है कि जिसे कभी भी बेचा जा सके। उनकी पढ़ाई कोई पाप नहीं है, उनका भी दिल होता है, उन्हें भी चोट लगती है। इन सब का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो लड़की है, जो बहू है, उसके पास भी एक दिल है, उसे भी चोट लगती है, उसे भी सब कुछ महसूस होता है, उसकी भी कुछ अपनी इच्छाएं होती हैं, तो उसकी इच्छाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि अनपढ़ और स्वार्थी समाज सुशिक्षित बहू का सम्मान नहीं करता तो उमा जैसी बहुओं को इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उन्हें मुंह फट बनना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। नारी उद्धार का यही एकमात्र मार्ग है। यानी कि अगर समाज में उन्हें उचित स्थान नहीं मिल रहा, उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा, तो जो लड़कियां हैं उन्हें ही आगे आना पड़ेगा और उन्हें अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मुंह फट बनना पड़ेगा, यानी कि दूसरों के मुंह पर बात करनी पड़ेगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। यही एक तरीका है जो कि उन्हें समाज में सम्मान दिलवा सकता है। इस एकांकी में राम स्वरूप जैसे पिताओं की को भी सीख दी गई है कि वे बेटी की शिक्षा के नाम पर कमजोर ना बने, कि बेटी की शिक्षा के लिए इतना कमजोर ना बने कि बेटी की शिक्षा को ही छिपाना पड़े। वे परिस्थिति का सच्चाई से सामना करें, वे छल कपट की शेष दुनिया के कपट जाल में ना ढले, यानी कि दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा कपटी है, तो उसके कपट जाल में वो ना फंसे। शंकर और गोपाल प्रसाद का भीषण चोट करना ही इस एकांकी का उद्देश्य है, जिसमें एकांकीकार पूरी तरह सफल रहा। यानी कि शंकर और गोपाल प्रसाद जैसे लोग जो कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं और दहेज के लालची है, उन्हीं पर चोट करना इस एकांकी का उद्देश्य है, और एकांकीकार जो है वो इसमें पूरी तरह से सफल रहा है। प्रश्न 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन सा प्रयास करेंगे? यानी कि समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने के लिए आप कौन कौन सा प्रयास कर सकते हैं? क्या क्या प्रयास है? नंबर 1, हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हीन दृष्टि यानी कि उन्हें नीचा नहीं समझना चाहिए। महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए और ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि स्वयं हमें भी महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए, जिस सम्मान की वो हकदार हैं वो सम्मान उन्हें देना चाहिए, तथा जो दूसरे लोग हैं जो उनको सम्मान नहीं देते उन्हें भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो भी औरतों को सम्मान दें। स्त्री शिक्षा में हमें योगदान देना चाहिए, यानी कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए हमें भी अपना योगदान देना चाहिए, हमें भी स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। उनके मान सम्मान को ध्यान में रखकर अश्लील हरकतें ना करें और ऐसा करने वालों को हतोत्साहित करें। यानी कि बुरी हरकतें जो है वो नहीं करनी चाहिए, उनका मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, औरतों को मान सम्मान देना चाहिए, और जो ऐसा काम करते हैं उन्हें भी बुरा भला कहना चाहिए, उनको भी सुधरने के लिए कहना चाहिए। अपने समय की महान तथा विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि हमारे समय की जो महान औरतें हुई हैं, जो पढ़ी लिखी औरतें हुई हैं, उनका उदाहरण समाज को देना चाहिए ताकि वो भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दे सके। लड़के और लड़कियों की तुलना करते हुए उन्हें कभी हीन नहीं समझना चाहिए।
यानी कि लड़के और लड़कियों की कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर लड़के और लड़की के बीच में तुलना करेंगे और लड़के को अच्छा कहेंगे, सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, तो लड़कियों के अंदर हीन भावना आ जाएगी। तो हमें ऐसा काम नहीं करना कि लड़कियों के अंदर कोई हीन भावना आए, तो हमें उसको भी बढ़ावा नहीं देना। यानी कि हमें लड़कियों और लड़कों में कोई भी भेदभाव नहीं करना। तो ये थे कुछ प्रयास जो कि समाज में रहते हुए हम कर सकते हैं और जो औरतें हैं उन्हें उचित शिक्षा दिलवा सकते हैं। तो अपनी इस वीडियो में मैंने आपको रीढ़ की हड्डी पाठ जो कि 9वीं कक्षा का है, उसके जो बाकी प्रश्न उत्तर थे वो मैंने आज आपको करवाए। उन प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक का बटन दबाइए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दूसरों से भी करवाइए। चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। एक बार नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी। धन्यवाद।